रात 8 बजे का समय। दूल्हा दुल्हन गाड़ी से बाहर निकल के आते हैं। उनके स्वागत के लिए बहुत सी औरतें गेट पर ही खड़ी थी। गेट पर सभी रीति रिवाज संपन्न हुए। फिर दूल्हा और दुल्हन अंदर गए। अंदर जाकर भी पूजा की गई। पूजा होने के बाद गांव की बहुत सी औरतें संगीत में आई हुई थी। उस दिन बहू से गीत गाने की रस्म थी। नई बहू गोरी सभी के आग्रह पर भजन गाती है। सभी नई बहू के भजन सुनकर नई बहू की तारीफें करती है। गोरी की 2 जेठानियां भी थी। गांव की ही एक औरत विमला देवी बोली, अरे शारदा, तुम्हारी यह दोनों बहुएं तो गीत गाना जानती ही नहीं। यह जो नई आई है यह तो गा लेती है। फिर सब होते अपने अपने घर चली जाती है। गोरी को भी उनकी जेठानी बोलती है कि गोरी तू भी अपने कपड़े बदलकर सो जा। सब सो जाती है। अगले दिन भी नई बहू को रस्म करनी थी। कंगना खेलने की और भी बहुत सी रस्में थी जो अगले दिन कराई गई। फिर गोरी और शिव, गोरी के पति, अगले दिन पग फेरे के लिए गोरी के घर जाती है। वहाँ पर बहनें गोरी से सवाल जवाब करती है। पूछती है, तेरा ससुराल में मन लगा कि नहीं। वहाँ पर 1-2 घंटा रुकने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। रात को गोरी को शिव के कमरे में भेजा जाता है। शिव और गोरी की बातें होती है। अगली सुबह गोरी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। गांव की बहुत सी औरतें आने लगती है। गोरी भी तैयार होकर बैठी हुई है। सब गोरी की तारीफें करती है। अरे शारदा, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। सामान भी बहुत सारा लेकर आई है। तुम्हारे घर में तो जगह भी नहीं है, इतना सामान लेकर आई है। शारदा भी नई बहू को देखकर फूली नहीं समा रही है। इसी तरह 8 दिन मुंह दिखाई की रस्म चलती रहती है। नाते रिश्तेदार आस पड़ोसी सभी मुंह दिखाई के लिए आते रहते हैं। एक दिन शिव गोरी को मंदिर लेकर जाती है। एक दिन गोरी दोनों जेठानियों के साथ पूजा करने जाती है। 8 दिन होने के बाद फिर गोरी के घर से गोरी को लेने उनके भैया भाभी बहन सब आती है। गोरी के मायके का परिचय। गोरी के मायके में उसके मम्मी पापा, 2 भाई और एक बहन है। दोनों भाई अभी छोटे हैं। बहन भी गोरी से 4 साल छोटी है। पर गोरी के मायके में उनके ताऊ ताई जी सभी बहुत प्यार से रहते हैं। भैया भाभी सभी आपस में एक परिवार की तरह ही रहते हैं। गोरी की बहन अलका, भाई अजय और विजय। गोरी के ससुराल का परिचय। गोरी के ससुराल में सास ससुर, 2 जेठ जेठानियां, उनके बच्चे सभी हैं। गोरी अपने घर में सबसे बड़ी है और ससुराल में छोटी बहू बनकर आई है। गोरी होली पर अपने घर आई हुई है। ससुराल में 8 दिन रहने के बाद होली के बाद शिव गोरी को लेने आती है। शिव की अपनी एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक की। शिव अपनी बहन के पास रहती है। होली के बाद जब शिव लेने आती है तो अब ससुराल में नहीं, ननंद के घर गोरी का गृह प्रवेश होता है। शिव के साथ उनके दोस्त भी गोरी को लेने आए थे। गोरी अपनी ननंद के घर आती है। ननंद भी गोरी का अच्छे से स्वागत करती है। गोरी की मम्मी ने गोरी के ननंद और नंदोई और उनके बच्चों के लिए भी कपड़े भिजवाए जो गोरी ने उन सभी को दिए। गोरी की मम्मी ने गोरी को समझाकर भेजा कि अपनी ननंद के पास कभी भी हमें कोई भी गलती तुम्हारी नज़र नहीं आनी चाहिए। सभी काम में तुम्हें अच्छे से करना है। हमें तुम्हारी कोई भी बुराई नहीं चाहिए। गोरी ने भी हामी भरी। गोरी भी अपने मन में सपने सजोए हुए नंद के घर में प्रवेश करती है। कुछ दिन सब अच्छे से चला। गोरी 4-5 दिन तक नंद के घर पर ही रही। फिर गोरी अपने घर, अपने मायके आ गई। शिव गोरी को उसके मायके छोड़ आए। कुछ दिन रहने के बाद गोरी के पास शिव का फोन आता है कि वह चाचा बन गए हैं और तुम चाची, छोटे वाली जेठानी को बेटा हुआ है। गोरी को भी बहुत खुशी हुई। गोरी ने भी गांव जाने की जिद की। शिव ने बहुत मना किया, गोरी नहीं मानी तो शिव गोरी को ससुराल लेकर आ गए। गोरी बहुत सपने सजाए अपने ससुराल आई। देखा सास गेहूं साफ कर रही थी। गोरी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पर पता नहीं क्यों गोरी को ऐसा लगा कि सास उसके आने से खुश नहीं है।
अच्छे से बात भी नहीं की। गौरी के साथ शाम का वक्त था। गौरी ने और बड़ी जेठानी ने मिलकर खाना बनाया और सबको खाना खिलाया। खुद भी खाना खाया, फिर सब सो गए। अगले दिन सुबह जेठानी को बाहर निकालने की रस्म थी। जिनको बच्चा हुआ था तो गौरी ने देखा किचन में जाकर कि सब कुछ कितना गंदा है। गैस का चूल्हा भी बहुत गंदा था। किचन भी पूरी बहुत गंदी थी। गौरी ने सोचा इस पर तो खाना भी नहीं बनाया जाएगा। देखकर ही मन ऐसा हुआ कि गौरी ने पूरा किचन साफ किया, पूरी गैस स्लिप सब साफ किया। गैस का चूल्हा भी ऐसा था जैसे महीनों से साफ ही न किया गया। पूरा साफ करने के बाद फिर गौरी ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सबको खिलाकर फिर दोबारा से किचन साफ किया। फिर बड़े वाली ननद भी आने वाली थी। एक बार मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि गौरी के ससुराल में गौरी की 2 ननद भी है जिनकी शादी हो चुकी है। गौरी की नंद के बारे में तो हम बताना ही भूल गए। तो आज गौरी की बड़ी ननद आने वाली थी। गौरी ने सारा काम करके अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर साड़ी पहन ली थी। बड़ी ननद आई, उनके साथ उनका बेटा भी है। बेटा भी शिव से 4 साल छोटा ही है। बड़ी नंद के एक बेटा और एक बेटी है। छोटी नंद के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी जेठ जेठानी अलग रहती है। एक ही घर में दूसरे कमरे पर उनके एक बेटी और 2 बेटे हैं। छोटे वाले जेठ और जेठानी को भी एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटा तो अभी हाल ही में हुआ है। बड़ी नंद को गौरी इतनी पसंद आई कि उसने अपने बेटे के लिए गौरी की बहन का रिश्ता मांगा। गौरी ने भी बोला कि वह अपनी मम्मी पापा से बात करके बताएगी। गांव में 2 दिन रुककर तीसरे दिन वापस नंद के यहाँ आना था, क्योंकि शिव की दुकान पर भी इतने दिन का काम पेंडिंग था। शिव बहुत अच्छे हैं, गौरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। गौरी भी बहुत खुश है शिव जैसे जीवन साथी को पाने के बाद। अब की बार जब गौरी और शिव नंद के यहाँ पहुँचे तो नंद को खुशी नहीं हुई। नंद ने अलग ही चेहरा बनाया। गौरी समझ गई थी। गौरी भोलेनाथ शिव की भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका नाम गौरी की जुबान पर हमेशा रहता था। पता नहीं गौरी चेहरे देखकर यह समझ जाती है कि यह इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है। फिर भी गौरी कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। पता नहीं यह भोलेनाथ भोले बाबा का ही आशीर्वाद था। गौरी की जुबान पर हर समय ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। सोते जागते उठते बैठते जब से होश संभाला था ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी अपने मन में। भोलेनाथ बाबा ने गौरी का साथ हमेशा दिया। हर कठिन समय पर गौरी ने नंद के साथ मिलकर खाना बनवाया, सबको खाना खिलाया और फिर सब सो गए। अगले दिन सुबह नंद ने बोल दिया, सुबह 5 बजे उठकर तुमको नहाना है, नहाने के बाद ही किचन में प्रवेश करना है। गौरी ने भी हामी भरी और वह सुबह 5 बजे उठकर नहाने लगी। फिर घर का सारा काम करती है। दोपहर में नंद के बच्चे स्कूल से आते हैं, उनके लिए भी गरम गरम खाना बनाती। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक गौरी काम में ही लगी रहती। सुबह 5 बजे उठकर नहाने के बाद रसोई में जाती, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती, फिर खाना बनाती। शिव और नंदोई जी अपने अपने काम पर निकल जाते। बच्चे भी स्कूल चले जाते। उनके जाने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलना बहुत सारा काम होता। यह काम खत्म होता ही है कि तभी स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं। फिर उनकी फरमाइश का खाना बनाना, बेटे की अलग फरमाइश नमकीन चावल, बेटियों की अलग फरमाइश सब्जी रोटी। यह करते करते फिर शाम हो जाती। फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना, फिर नंद रानी की सेवा करना। गौरी को 1 मिनट भी बैठने का समय भी नहीं मिलता था। शिव भी दुकान से रात में 10 या 11 बजे आते थे। शिव की गाड़ी की आवाज़ सुनकर नंद सेवा करवाना बंद करती है और बोलती है, तू भी आराम कर ले। गौरी समझ जाती थी कि कभी शिव देख ले सेवा करवाते हुए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गौरी के नंदोई की शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है। नंदोई जी बहुत अच्छे हैं। शनिवार का दिन था, नंदोई जी की छुट्टी थी। उन्होंने देखा गौरी सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती है और उसको आराम भी नहीं मिलता। बच्चे आते हैं स्कूल से,
वह भी गर्मा गर्म खाना बनवाते हैं अपनी अपनी पसंद का। नंदोई जी को गुस्सा आ जाता है और वह नंद को बहुत कुछ सुना देते हैं कि तुम पहले तो बच्चों को गर्मा गर्म खाना नहीं खिलाती थी, अब इससे बनवाती हो। पहले तो सुबह बनाकर खाना रख देती थी, बच्चे वही बासी खाना खाते थे। नंद कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। एक दिन गौरी को काम करने में लेट हो जाता है। उसने खाना भी नहीं खाया था। नंद की छोटी बेटी स्कूल नहीं गई थी, उस दिन वह घर पर ही थी। नंद की बेटी ने सब्जी का भिगोना उठाया जिसमें सारी सब्जी रखी हुई थी और उसी में उंगली डाल डाल कर खाने लगी। गौरी को ये देखकर अजीब सा लगा। उसने अपनी नंद को बोला, दीदी अभी तक मैं अभी सब्जी नहीं खाई थी और इसने तो सारा झूठा कर दिया। तो नंद बोलती है, अगर तुझे सब्जी खानी है तो दूसरी बना ले, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। गौरी को उस दिन बहुत ही दुख हुआ। गौरी ने उस दिन अचार के साथ ही रोटी खाई। नंद ने एक दिन अपनी और अपने बच्चों की सबकी रोटी को घी लगवा लिया और गौरी और शिव की रोटी बगैर घी के ही छोड़ दी और बोला, शिव से कह देना घी का डब्बा ले आए, हमारे पास इतना घी नहीं है। गौरी ने यह बात शिव को बताई। शिव ने नंद को घी के पैसे दे दिए। फिर गौरी को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। यह बात शिव को ही पहले पता चलती है। पता नहीं क्यों उनको कैसे एहसास हो जाता है, जबकि पता पहले गौरी को चलना चाहिए था। गौरी यह बात अपनी नंद को भी बताती है तो नंद बोलती है कि एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाओ। शिव गौरी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर कुछ टेस्ट होती है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि गौरी प्रेग्नेंट है। एक दिन गांव से गौरी की सास आती है। कुछ दिन वह रुकती है। वह देखती है कि उनके बच्चों को, उनके बहू और बेटे को किस तरह से रखा जा रहा है। वह उनको नंद से अलग रहने के लिए बोलती है। नंद के यहाँ पर नीचे वाले कमरे में शिव और गौरी किराए पर रहने लगती है। यह बात नंद को बहुत अखरती है। वह बोलती है, सिर्फ नीचे सोने का कमरा लेना होगा, जो भी घर का राशन है सब यहीं ऊपर ही रखना होगा, नीचे नहीं जाने दूंगी। वह बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। किसी तरह समझा बुझाकर शिव और गौरी को नीचे एक कमरा और रसोई मिल जाती है। उसी में गौरी अपना सामान अच्छे से लगाती है। किचन का सामान किचन में और कमरे का सामान कमरे में। अब गौरी के और भी कठिन समय चलने वाला था। अब उसे बहुत बड़ी परीक्षाओं से गुजरना था। गौरी और शिव के अलग होने से ननद बहुत बौखला गई थी। उसने गौरी का किसी से भी बात करना बंद करवा दिया था। गौरी किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। नंद के यहाँ पर नीचे वाले कमरे में गौरी के बराबर वाले ही कमरे 3-4 कमरे किराए पर गए हुए थे। उसमें बहुत सारे किराएदार भी रहते थे। गौरी अकेले गेट से बाहर भी नहीं जा सकती थी। ऊपर तो टंकी की फिटिंग थी और नीचे बाहर नल से ही पानी भरना था। गौरी को सख्त हिदायत दी गई ननद के द्वारा कि कमरे से बाहर नहीं जाओगी, ऊपर वाले बाथरूम में ही कपड़े धोने हैं। जब गौरी सुबह सारा काम करके कपड़े धोने जाती है तो बाथरूम खाली नहीं मिलता। नंद का बेटा गौरी को आते हुए देखकर नहाने के लिए घुस जाता है। पूरा 1 घंटे में बाहर निकलता है। गौरी बाहर बैठी इंतजार करती रहती है जब तक बाथरूम खाली होता है। गौरी को 2-3 बज जाते हैं दोपहर के। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गौरी अपनी नंद के पास ऊपर बैठी हुई थी। कमरे पर पता नहीं कैसे नंद की पायल मिल ही नहीं रही थी। तो नंद गौरी से पूछती है, तुमने मेरी पायल देखी है? गौरी मना कर देती है क्योंकि गौरी ने उनकी पायल देखी ही नहीं थी। फिर ननद गौरी का पर्स को चेक करती है, उसमें भी कुछ नहीं मिलता। गौरी के बैग को भी चेक करती है। गौरी की अलमारी, बैग सभी को वह चेक करती है, पर ननद की पायल मिलती ही नहीं है। ननद की ही नज़र पड़ती है आलू की टोकरी पर, उसमें पायल रखी हुई मिलती है। आलू के नीचे जो कि 4 साल की गौरी की जेठानी की बेटी जो नंद के पास रहती थी, उसने खेलते खेलते उसमें छुपा दिया था। पायल मिल जाती है। इस बात से गौरी बहुत दुखी होती है, पर फिर भी किसी को कुछ नहीं कहती।
गौरी सोचती है, मेरा तो सारा सामान, गहने, कपड़े सब ऐसे ही नंद के घर पर खुला रखा हुआ है। अगर मुझे चोरी करनी ही होती है तो मैं अपने सामानों को इस तरह क्यों रखती। शिव गौरी के लिए रोज बहुत सारे फल लेकर आती है। गौरी नंद के बच्चों के लिए भी इसमें से रख देती थी और सुबह उनको दे देती थी। नंद को बहुत गुस्सा आता था। गौरी के देने से वह चिढ़ जाती थी। वह शिव से बोलती है, जितने भी फल तुम गौरी के लिए लेकर आते हो उतने ही हमारे बच्चों के लिए भी लेकर आना। इस बात से कई बार शिव और गौरी की नंद की लड़ाई हो जाती है। एक बार गौरी नंद के पास ऊपर कमरे में गई तो नंद ने बोला कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तुम अपने मायके से लेकर आई है। गौरी को बहुत गुस्सा आता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। नंद से पूछती है कि ये सब आपको किसने कहा। वह नीचे वाली एक किराएदार का नाम लेती है, पर पता नहीं क्यों गौरी इस बात पर यकीन नहीं करती और वह समझ जाती है कि यह नंद ने ही अपनी तरफ से शिव और गौरी का रिश्ता तोड़वाने के लिए कहा है। गौरी के पास फोन भी नहीं था। उस दिन दोपहर को शिव भी घर नहीं आए थे। नंद के बच्चों से भी बोला कि जाकर अपने मामा के पास फोन कर दो घर आने के लिए, पर ननंद ने बच्चों को भी मना कर दिया फोन करने के लिए। उस दिन गौरी बहुत दुखी थी। नीचे अपने कमरे पर आकर गौरी बहुत रोई। उस दिन गौरी ने खाना भी नहीं खाया और गौरी को डर भी लग रहा था कि पता नहीं शिव क्या सोचेंगे। अगर उनको भी इस तरह कहा गया, शिव किसकी बात सुनेंगे। शिव तो अपनी बहन की ही बात सुनेंगे। गौरी बहुत टेंशन में थी। शाम को शिव आए और उनको जब यह बात पता चली तो वे अपनी बहन से उस लड़की का नाम पूछने लगे जो गौरी पर ऐसे इल्जाम लगा रही थी, पर गौरी की ननंद ने उसका नाम नहीं बताया। गौरी समझ गई कि यह सब किया धरा ननंद का ही है, पर गौरी बोली नहीं। बात को बढ़ाकर क्या फायदा, घर में कलह करने से क्या होगा। जब शिव गौरी का साथ दे रहे हैं तो गौरी कुछ नहीं बोलती। शिव गौरी का हमेशा साथ देते हैं। गौरी भी इस बात से खुश रहती है। वह सबकी चुप होकर सुन लेती है, किसी को भी जवाब नहीं देती। एक दिन गौरी की ननंद गौरी के मायके में फोन करके गौरी की गलती बताती है और उनके भैया भाभी को बुलाती है। गौरी के पास तो फोन भी नहीं था। वह अपने मायके में बात भी नहीं करती। शिव के पास फोन है। शिव के फोन से ही गौरी अपने घर पर बात किया करती है। गौरी के सगे भाई तो छोटे छोटे हैं, पर गौरी के ताऊ ताई जी के बेटे इनकी शादी हुई है। वह गौरी के सगे से बढ़कर भाई है। उनको बुलाती है। शिव को इस बात का पता चल जाता है। शिव उससे उस दिन दुकान से जल्दी घर आ जाती है और गौरी को बताती है कि उनकी बहन ने तुम्हारे घर पर फोन किया है और तुम्हारे भैया भाभी आ रहे हैं। गौरी भी डर जाती है कि उसने तो कोई गलती की ही नहीं, फिर ये शिकायत क्यों लगाई। जबकि गौरी सब काम आगे बढ़कर कर देती है, फिर भी उसकी शिकायत लगाई। गौरी के भैया भाभी आ जाते हैं। खूब सवाल जवाब होते हैं, पर गौरी की कोई गलती नहीं निकलती है, तो वह भी समझा बुझाकर चले जाती हैं। अब शिव को और भी गुस्सा आने लगा था अपनी बहन पर। जब शिव दुकान पर चले जाते हैं और गौरी भी सारा काम खत्म करके दोपहर में लेट जाती है, तो नंद अपनी छोटी बेटी को सिखाकर नीचे कमरे का गेट खुलवाती है। गेट में आवाज करवाती है। गौरी को सोने नहीं देती। एकदम से आएगी, पूरा गेट खोल देगी, कभी पर्दे हटाकर भाग जाएगी। गौरी को परेशान करके रख दिया था, फिर भी गौरी चुप रहती थी। कोई नहीं, नंद के बच्चे हैं, अपने बच्चे जैसे ही है, कोई बात नहीं। गौरी बस भगवान का ही ध्यान करती है और हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करती है, और भगवान जी भी हमेशा गौरी का साथ देते हैं। गौरी की नंद ने शिव और गौरी की हमेशा लड़ाई करवानी चाहिए, उनके बीच में मनमुटाव करना चाहा, पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गौरी को हमेशा अपने भगवान पर, भोलेनाथ पर विश्वास था।
भोलेनाथ हमेशा गौरी का साथ देते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गौरी को 7वां महीना चल रहा था। गौरी से मिलने के लिए गौरी की चचेरी बहन मिलने आती है। गौरी की ननंद उससे भी गौरी की शिकायत करती है और उनसे कहती है, इसको कभी बेटा नहीं होगा, बेटी होगी, वह भी ऑपरेशन से। सारा दिन सोती रहती है, काम कुछ करती नहीं। जब गौरी की बहन गौरी को यह सब बताती है और कहती है, गौरी तुम्हारी ननद तो कैसी है, तुम्हारे बारे में यह सब बोल रही थी। गौरी ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, कहने से क्या होता है, सब भगवान देखता है। मेरे भोले बाबा सब ठीक करेंगे। बहन चली जाती है। एक दिन गांव से गौरी के छोटे वाले जेठ जी आते हैं। गौरी के मम्मी पापा ने जो सामान गौरी को शादी में दिया था, उस सामान में से थोड़ा बहुत सामान जैसे बेड, सेफ लेकर आती है, क्योंकि एक ही कमरा था और सब सामान गौरी का गांव में ही है। सोफे वगैरह, संदूक, बड़ा सामान सब गांव में ही है। गौरी की ननंद गौरी के पास आती है और बोलती है कि अपने जेठ जी के लिए 1 कप चाय बनाकर लिया और मेरे लिए मत बनाइए, क्योंकि मेरी चाय अभी बंद है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। गौरी ने कहा, ठीक है दीदी, मैं बनाकर ले आती हूँ। गौरी 1 कप चाय और नमकीन बिस्किट लेकर ऊपर नंद के कमरे पर जाती है। तब गौरी की जेठ जी गौरी से कहती है कि तुमने अपने ननद के लिए चाय क्यों नहीं बनाई। गौरी बोलती है कि दीदी ने मना किया था। तो ननद बोलती है कि मैं नहीं मना किया था, पर तुम्हें बनाना चाहिए थी। गौरी के जेठ जी भी गौरी को भला बुरा कहती है और ननद भी गौरी को ही सुनाती है। गौरी को बहुत बुरा लगता है। जब ननद ने गौरी को मना किया था, फिर क्यों ननद उस पर इल्जाम लगा रही है। यह बात गौरी शिव को भी नहीं बताती। गौरी सोचती है यह सब बताने से और आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। गौरी नहीं चाहती थी। एक दिन गौरी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। गौरी की बड़ी ननंद की बेटी भी आई हुई थी, पर वह ननंद के पास ही रहती है। शिव गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाई दिलवा कर ले आती है। पूरी रात गौरी के सर पर पट्टी रखते रहते हैं। शिव भी पूरी रात सोए नहीं थे। अगले दिन सुबह शिव अपनी बहन के पास जाती है और बोलते हैं, बड़ी ननंद की बेटी का नाम अनु है। शिव अपनी बहन से बोलते हैं कि अनु को नीचे खाना बनाने के लिए भेज दो, गौरी को बुखार है इसीलिए खाना बना देगी। शिव की बहन मना कर देती है, कहती है इनके घर में बेटियां काम नहीं करती और खुद अनु से बहुत सारा काम करवाती है। उस दिन शिव घर का सारा काम करते हैं। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गौरी को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। गांव से गौरी की मम्मी और सास दोनों गौरी के पास आते हैं। गौरी को डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारियां करते हैं। गौरी की सास अपनी बेटी को ऊपर बताने जाती है तो ननंद बोलती है कि पहले मुझसे माफ़ी मांगेगी, तब मैं इसके साथ अस्पताल में जाऊंगी। गौरी दर्द से परेशान थी। सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना नामुमकिन था। गौरी अब बोलती है, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफ़ी किस बात की मांगू। किसी तरह गौरी को अस्पताल लेकर जाती है। ननंद साथ नहीं जाती। गौरी बस अपने भोलेनाथ का ही नाम लेती रहती है। बस मन में ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है और भोलेनाथ की कृपा से एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अस्पताल में भी सास, ननंद और जेठ गौरी की बुराई करते हैं। बोलते हैं कुछ दिनों में गौरी अपने घर होगी और शिव अपने घर, एक साथ रह ही नहीं सकते। गौरी और शिव का रिश्ता तोड़वाने की बातें ही करते हैं। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और गौरी अपने बेटे के साथ कमरे पर आती है। फिर गौरी की सास शिव और गौरी और छोटे बेटे को गांव में लेकर जाती है। वह भी बोलती है, गांव में भी हमें अपनी कुछ रस्में करनी है,
बच्चों के साथ। गौरी मान जाती है और सब गांव में चले जाते हैं। बच्चे होने में छोटी ननंद गौरी के कान से उसके कुंडल निकलवा लेती है। सोने के गौरी भी निकाल कर दे देती है बच्चे के होने की खुशी में। यह एक रिवाज है नंद को देने का। परिवार एक यह भी है कि नंद को अपनी भाभी और अपने भतीजे का करना भी पड़ता है, पर गौरी का कोई नहीं करता। सास गांव लेकर आ तो जाती है, पर जो रीति रस्म रिवाज करनी थी वह नहीं करती। सिर्फ जो नेक होता है वही लेती है। बच्चे को बाहर भी नहीं निकालती और ना ही रस्म के लिए गौरी को गांव लेकर आई थी वह भी नहीं करती और गीत भी नहीं गुआती। बस जेठानियों को, नंदों को, सबको साड़ी दिलवा देती है, वह भी दो दो। और गौरी और बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। गौरी को आधा पका हुआ खाना खिलाने को देती है, जिससे कि गौरी के पेट में दर्द होने लगता है और बच्चे को भी कोई नहीं गोद में लेता, सिर्फ गौरी ही अपने पास रखती है। जब गौरी की सास मीठी मीठी बातें करके उसे गांव ले जाती है, फिर उनका ख्याल भी नहीं रखती। गौरी पेट के दर्द से बहुत परेशान थी, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सास बोलती है ये दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है। एक औरत होकर दूसरी औरत का भी दर्द नहीं समझ रही थी और उसे डॉक्टर को भी दिखाया नहीं गया। शिव को फोन करके सब बात बताते हैं। गौरी के पास तो फोन भी नहीं था जो शिव से बात कर सके। एक दिन शिव घर पर आती है गांव में। गौरी की सास बोलती है इसके पेट के दर्द का हमें कुछ नहीं पता। शिव गौरी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर गौरी को देखते हैं और दवाई दे देते हैं और बोलते हैं जहाँ पर डिलीवरी हुई है वहाँ पर जाकर दिखाओ। गौरी अभी वहाँ पर नहीं जा सकती थी, इतने कुआं पूजन की रस्म न हो जाए, और रस्म होने के लिए गौरी के घर से छूचक आना जरूरी था। गौरी शिव के फ़ोन से अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है और अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी जल्दी से छूचक भिजवा दीजिए। गौरी के घर से उसके भैया भाभी बहन छूचक लेकर आते हैं। गौरी के मम्मी पापा ने बहुत सारा सामान भिजवाया था, बच्चों के लिए कपड़े, सब परिवार के लिए कपड़े, खिलौने और भी बहुत सारा सामान था, खाने पीने का, फल फ्रूट और भी बहुत ज़्यादा सामान था जो गौरी के घर से आया था। गौरी के लिए सोने के कुंडल आए थे, बच्चों के लिए भी सोने चांदी की चीज़ें आई थी। सब परिवार के लिए कुछ ना कुछ गौरी के मम्मी पापा ने दिया था। सबने सामान की बहुत तारीफ की, बोलने से यहाँ भी नहीं चूकी, और उनके भैया भाभी बहन सबको कहा कि यह ड्रामा करती है, पेट के दर्द का बहाना करती है। छूचक देकर सब अपने घर चले गए। रात में छोटा बेबी रोता है तो गौरी ही उसको संभालती है, दिन में भी और रात को भी। सास तो बोल देती है कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं इसको गोद में नहीं उठा सकती, और कोई भी उसको गोद में नहीं लेता। गौरी को बहुत दुख होता है। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद कोई भी गौरी के बच्चे को गोद में नहीं खिलाता। गौरी बहुत मायूस होती है। एक दिन शिव गौरी को अपने साथ फिर ननंद के घर नीचे कमरे पर ले जाती है। शिव गौरी को डॉक्टर को दिखाती है और धीरे धीरे गौरी अब ठीक होने लगी है। गौरी नीचे कमरे में काम कर रही थी और छोटा बेबी बेड पर लेटा हुआ खेल रहा है। नंद का बेटा आता है और छोटे बच्चे को ऊपर कमरे में ले जाता है। वहां से उठाकर, छोटे बच्चे का नामकरण नहीं हुआ, उसको प्यार से सब वंश बोलते हैं। नंद का बेटा वंश को पानी में शक्कर घोलकर पिला देता है और नंद कुछ नहीं बोलती, वह तो बस हंसती रहती है। यह सब देखकर सोचती है गौरी कुछ बोलेगी। गौरी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाती है तो ठंड का समय था, तो गौरी को देखकर नंद पंखा चला देती है वंश के ऊपर। गौरी कुछ नहीं कहती, कपड़े सुखा के नीचे आ जाती है। वंश उन्हीं के पास ऊपर ही रहता है। बस गौरी तो अपने भोलेनाथ का ही ध्यान करती है। गौरी को अपने बेटे पर घमंड नहीं था। ननंद गौरी से बड़ी थी तो गौरी की हिम्मत नहीं थी उनसे बच्चा लेने की। गौरी सिर्फ अपने भोलेनाथ पर ही ध्यान रखती है, वह गौरी के बेटे का ध्यान रखती है।
एक दिन गौरी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई और नंद ने गौरी को देखकर, वंश को सिर्फ वंश 2.5 महीने का था, इतनी जोर से चांटा मारा कि गौरी अंदर तक दहल गई। फिर भी गौरी कुछ नहीं बोली। गौरी नहीं चाहती थी जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करे। वह शिव की बड़ी बहन थी, उनकी माँ समान थी। गौरी ने फिर भी कुछ नहीं बोला और नीचे आ गई। बात यहीं तक नहीं हुई, और भी ज्यादा गौरी की जिंदगी में तूफान आने वाला था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक दिन पूरा दिन लाइट नहीं आई। गौरी वंश को लेकर नीचे कमरे में थी। उस दिन छुट्टी का दिन था, रविवार का दिन था। तो नंदोई जी और जो भी वहां पर किराए पर रहते थे, सभी किराएदारों की छुट्टी थी। सब ऊपर छत पर ही थे। नंद की दोनों बेटियां वंश को नीचे लेने आई और बोली, मामी जी हम वंश को ले जाए क्या? गौरी ने कहा, हाँ ले जाओ, खिला लो। वे दोनों ऊपर लेकर ही गई थी कि नंदोई जी की चिल्लाने की आवाज आई। गौरी को बहुत भला बुरा सुनाया गया, गालियां भी दी गई, पर गौरी नहीं बोली। फिर शाम को शिव घर पर आए। शिव को जब यह पता चला तो उन्होंने अपने दीदी और जीजा जी को बहुत भली बुरी सुनाई। एक दिन की बात है, जब वंश 1 महीने का भी नहीं हुआ था। गौरी काम करके नहाने के लिए जाना चाहती थी। वंश को सुला रही थी, पर वह सो नहीं रहा था। वह खेलने में ही मस्त था। नंद की दोनों बेटियां नीचे कमरे पर आई और बोली, मामी जी आप नहा लो, हम वंश को खिला लेंगे। उन्हें देख गौरी बाथरूम में गई ही थी। तभी वंश के रोने की आवाज आई। सुनाई दी। वह चिल्ला चिल्ला कर वंश रोए जा रहा था। गौरी ने ऐसे ही कपड़े पहन के वापस कमरे में बाहर आई तो देखा सीढ़ियों पर नंद बैठी हुई है। जो किराएदार रहती है उनसे बात करने में मग्न थी। गौरी ने कमरा खोलकर देखा। वंश बेड पर अकेला लेटे हुए रोई जा रहा था, और नंद की दोनों बेटियां भी वहां नहीं थी। और नंद सीढ़ियों पर बैठी बातें करने में लगी हुई थी। गौरी को यह सोचकर बहुत ही अजीब लगा, और गौरी का दिल कांप गया। कैसी यह बुआ है कि इनका भतीजा रोए जा रहा है। उन्होंने बेटियों को भी ऊपर भेज दिया और खुद भी उसको गोद में नहीं उठा रही। गौरी के मन में अजीब सी हलचल हुई। गौरी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गौरी अब तक नहीं चाहती थी कि हम इसे अलग जाकर रहे, पर बच्चों की वजह से बहुत डर लग रहा था। कोई अपना यह सब कर सकता है, यकीन ही नहीं हो रहा था। नंद के बच्चों को वंश को खिलाने का बहुत मन करता था, पर ननंद उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देती थी और ना ही खुद अपने भतीजे को खिलाती थी। पता नहीं क्या बात थी, और गौरी को हमेशा भली बुरी सुनाती रहती थी। एक दिन गौरी का व्रत था, सोमवार का दिन था। सावन के दिन चल रहे थे और सावन के सोमवार का गौरी का व्रत था। गौरी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। गौरी ऊपर नंद के पास से ही पानी लेकर आई थी। नंद के बच्चे स्कूल जा चुके थे, नंदोई जी भी अपने ऑफिस जा चुके थे और शिव भी अपनी दुकान पर चले गए थे। गौरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी तो देखा सीढ़ियों पर ताला लगा हुआ है। गौरी को एक लोटा पानी चाहिए था जल चढ़ाने के लिए। 12 बजे से पहले गौरी को जल चढ़ाना था। 11:30 बज चुके थे। गौरी ने जो वहां पर किराएदार रहते हैं उनसे बोला कि दीदी मुझे एक लोटा पानी दे दीजिए, बाहर नल से, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो उन्होंने क्या बोला, आंटी हमें मना करके गई है, हम आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकते, वह हमसे लड़ाई करेगी। गौरी अजीब दुविधा में थी। वह बाहर भी नहीं जा सकती थी और उसको भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाना था। उसकी पूजा भी संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। उसने मन में भोलेनाथ का नाम लिया, ओम नमः शिवाय का जाप किया। तभी जो किराएदार का छोटा बेटा 8-10 साल का होगा, उसने बोला, भाभी मैं एक लोटा पानी आपको दे देता हूँ। यहाँ पर भी गौरी की भगवान ने सुन ली थी और गौरी को 12 बजने से पहले ही एक लोटा जल मिल गया था। गौरी ने भगवान जी भोलेनाथ जी की पूजा की और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया। अब गौरी को नंद के यहाँ पर रहने में दिक्कत होने लगी थी। शिव को भी जब यह सब पता चलता, शिव भी चाहते थे अब यहाँ से हमें और कहीं जाना होगा। एक दिन वहाँ से कमरा खाली करके शिव और गौरी वंश को लेकर दूसरी जगह कमरे पर आ गए। जब गौरी ननंद और नंदोई जी के पैर छूने के लिए गई तो उन्होंने पैर अपने पीछे हटा लिए। गौरी को अजीब लगा और नंदोई जी ने बोला कि मूल को भी और ब्याज को भी लेकर जा रही है।
किसी ने गोरी के बारे में कभी नहीं सोचा। चाहे गोरी ने कुछ भी कर लिया, गोरी की जिंदगी कठिनाइयाँ भरा सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। आगे भी उसके जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत दुविधा रही। कुछ दिन कमरे पर रहने के बाद गोरी और शिव ने अपना खुद का घर बनाया और दूसरे शहर आ गए। यहाँ पर आकर गोरी को दूसरा बेटा हुआ। अब गोरी के दो बेटे हैं।